आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के स्टडी ग्रुप 940 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के प्री बोर्ड परीक्षा पेपर का एनालिसिस यानी विश्लेषण करेंगे और उसमें एक एक प्रश्न का आंसर बड़े अच्छी तरीके से और सरल भाषा में समझाया जाएगा। तो सभी लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करना ना भूलें और वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर का एनालिसिस। तो प्रश्न पहला है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो स्वयं प्रकाश ने संपादन किया। पहला है वसुधा पत्रिका का, दूसरा सरस्वती पत्रिका का, तीसरा अक्षरा पत्रिका का, चौथा है जनवाणी पत्रिका का। तो इसका जो राइट आंसर है वह है वसुधा पत्रिका। दूसरा है शिव धनुष तोड़ने पर क्रोधित हो उठे। तो जब शिव धनुष तोड़ा गया था तब विश्वामित्र, लक्ष्मण, परशुराम और रावण ये क्रोधित हुए थे। तो इनमें सही ऑप्शन जो है वह है परशुराम। तो परशुराम क्रोधित हो उठे थे। तीसरा है लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं। तो जिसमें लय, तुक, यति, गति, मात्रा और चरण से युक्त रचना होती है उसे छंद कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा छंद। चौथा है लखनवी अंदाज पाठ की विधा है। तो इसमें ऑप्शन है हिंदी, व्यंग, संस्मरण और चौथा है नाटक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कहानी। प्रश्न 5वां, जिस समास में प्रथम पद विशेषण एवं द्वितीय पद विशेष्य होता है उसे कहते हैं। अव्ययभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और डी है द्वंद्व समास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कर्मधारय समास। 6वां है, हिरोशिमा कविता ली गई है। हरि ओ करुणा प्रभामय काव्य संग्रह से, नदी के द्वीप काव्य संग्रह से, सा है इंद्रधनुष रौद्र हुए से काव्य संग्रह से, दा है अरे या यावर रहेगा याद काव्य संग्रह से। तो जो हिरोशिमा कविता ली गई है वह है हरि ओ करुणा प्रभामय काव्य संग्रह से। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न दूसरा, तो पहला है गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारल की खालिस्तान की तरह है। तो जो गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारल की खालिस्तान की तरह है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो लकड़ी या मिट्टी होगा। तो इनमें से जो सही आंसर है वह है लकड़ी। दूसरा है अभिनय तत्व की प्रधानता खालिस्तान काव्य में होती है। तो अभिनय तत्व की प्रधानता जो है वह दृश्य काव्य में होती है। तीसरा है वीर भयानक एवं रौद्र रस में खालिस्तान गुण होता है। तो इसमें ओज गुण होता है। तीसरे का जो खालिस्तान है वह है ओज। चौथा है बाल गोविंद भगत के गीतों में खालिस्तान का भाव व्यक्त हुआ है। तो इसमें वियोग मतलब बिछड़ने से या प्रभु मिलन मतलब उत्साह से, तो प्रभु मिलन से हुआ है। 5वां है दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। प्रश्न 6वां है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की खालिस्तान विधा में लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है यात्रा वृतांत। अब देखते हैं प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। तो पहला है निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे। तो जो निराला थे वो पूंजीवाद और समर्थक के पोषक नहीं थे, अर्थात ये असत्य हो जाएगा। दूसरा है जहाँ लौकिक अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है। तो ये भी गलत है। तीसरा है उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। तो उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, ये सत्य है। चौथा है सभ्यता संस्कृति की पाठशाला है। तो ये भी सत्य है। 5वां है कर्मवाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक रहती है। तो ये भी सत्य है। 6वां है हिरोशिमा की घटना विज्ञान का सदुपयोग है। तो जो हिरोशिमा की घटना हुई थी वह विज्ञान का सदुपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग है, तो इसलिए यह असत्य हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा, सही जोड़ी का मिलान। तो यहाँ पर जो पहला है उत्साह, तो जो उत्साह है यह निराला के द्वारा, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा निराला। दूसरा है अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वह होगा अन्योक्ति अलंकार। तीसरा है एक कहानी यह भी, तो इसके जो सही जोड़ी होगी वह होगी मन्नू भंडारी। चौथा है लोकोक्ति। तो लोकोक्ति जो होती है इसे कहावत भी कहते हैं। तो कहावत जो होगी वो चौथी होगी। 5वां है रास्ता दिखाने वाला जो होता है वह मार्गदर्शक होता है। और खेदम जो है, खेदम को देवी देवताओं का
निवास कहते हैं। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो पहला है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म जो है यह है कि वह अपनी प्रजा या जनता से प्यार करे, न्याय और करुणा का व्यवहार करे। दूसरा है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? तो जो ये परिभाषा है इसे पंडित राज जगन्नाथ ने दिया था। तीसरा है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो शास्त्रों में जो काशी है उसे आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। चौथा है, महाराणा प्रताप शेर थे, वाक्य में निहित शब्द शक्ति का नाम लिखिए। तो चौथा है, महाराणा प्रताप शेर थे, वाक्य में निहित शब्द शक्ति का नाम लिखिए। तो जो महाराणा प्रताप थे वे शब्द शक्ति जो है वह होगी दृढ़ और प्रण। अमौला किसे कहते हैं? तो 5वां है, अमौला किसे कहते हैं? तो जो अमौला होती है ये आम का उगता हुआ पौधा या कल्ला कहते हैं जैसे। प्रश्न 6वां है, भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे? तो जो भोलानाथ थे वो अपने पिताजी को बाबूजी कहकर बुलाते थे। प्रश्न 6वां, नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो जो नई कविता थी इसमें अनुभूति की सच्चाई और यथार्थवाद और बुद्धिमूलक, ये नई कविता की विशेषताएं थीं। अथवा है, प्रगतिवादी काव्य के 2 कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना के नाम लिखिए। तो जो प्रगतिवादी काव्य के कवि थे तो उसमें है नागार्जुन और सुमित्रानंदन पंत। तो जो नागार्जुन थे, नागार्जुन की रचनाएं जो थीं वो थी युगधारा, आंखें, तुमने कहा था। और सुमित्रानंदन पंत, तो सुमित्रानंदन पंत की जो रचनाएं थीं वह थी युगांत, युगांधर, युगवाणी और ग्राम्य। प्रश्न 7वां, सूरदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। तो 2 रचनाएं बताना है और भाव पक्ष। तो जो सूरदास थे उनकी सुरसबली, सूरसागर। और यदि हम भाव पक्ष की बात करें तो इनका जो भाव पक्ष था वह शांत, श्रृंगार रस और वात्सल्य रस से भरा हुआ था। अब हम बात करते हैं नागार्जुन की। तो जो नागार्जुन थे ये प्राकृतिक, इनका भाव पक्ष जो है वह प्रकृति प्रेमी, विद्रोही स्वभाव के और समाज के प्रति और इनकी जो रचनाएं थीं वो थीं युगांधरा, आंखें, तुमने कहा था। प्रश्न 8वां है, परशुराम के क्रोध पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो उन्होंने कहा था कि जो तर्क थे कि धनुष बहुत पुराना था, धनुष के टूटने से कोई हानि या लाभ नहीं है, जो धनुष छूने से ही टूट गया उसमें किसका दोष है? अथवा उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, लिखिए। तो जो उत्साह कविता है उसमें बादल जो है वह प्यासे लोगों की आकांक्षा, बादल निडरता, बिजली जैसी ओजस्विता, क्रांति जागृति की ओर संकेत करता है। प्रश्न 9वां, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, लिखिए। तो नागार्जुन के अनुसार फसल जो है वह मिट्टी, पानी, धूप, हवा और मानव श्रम का मिला जुला रूप है। अथवा मर्यादा नालाही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कही जा रही है? तो यहाँ पर जो मर्यादा नालाही के माध्यम से प्रेम की जो मर्यादा होती है उसके न रहने की बात कही जा रही है। प्रश्न 10वां है, रस के अंग लिखिए। तो जो रस होते हैं इसमें 4 प्रकार के अंग होते हैं। स्थायी भाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा विभाव और चौथा है संचारी भाव। अथवा मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो जो मानवीकरण होता है ये मानव क्रियाओं का, तो मानवीकरण अलंकार की परिभाषा, तो जब किसी जड़ पदार्थ या प्रकृति के आधार पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है तो वो कहलाती हैं मानवीकरण अलंकार। प्रश्न 11वां है, दोहा छंद के उदाहरण सहित हमको लक्षण लिखना है। तो जो दोहा छंद है इसमें यदि हम बात करें उदाहरण लक्षणों की तो इसमें सुसंगतता, सामंजस्य, तुकबंद या बिना तुक्के। अथवा काव्य की परिभाषा एवं भेद उदाहरण सहित लिखिए। तो जो काव्य होते हैं
ये किसी कहानी या मनोभाव का जब उसमें कलात्मक तरीके से भाषा के जरिए व्यक्त किया जाए तो उसे कहते हैं काव्य। और इसके जो भेद होते हैं ये दो होते हैं, एक श्रव्य होता है, दूसरा होता है दृश्य। तो जो श्रव्य होता है ये सुनने देखने, और जो दृश्य होता है दृश्य काव्य, तो ये नाटक, इनके उदाहरण हैं। प्रश्न 12वां है नाटक एवं एकांकी में अंतर। तो जो नाटक होते हैं ये इसमें कई अंक होते हैं और पात्रों की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि एकांकी में एक ही अंक होता है और पात्रों की संख्या कम होती है। अब हम देखते हैं प्रश्न 13वां। प्रश्न 12वां है कहानी और उपन्यास में दो अंतर लिखिए। तो जो कहानी होती है ये छोटी होती है और दूसरा है पात्रों की संख्या कम होती है, जबकि जो उपन्यास होता है ये बड़ा होता है और उसमें पात्रों की संख्या ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं प्रश्न 13वां मनु भंडारी अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो पहला है दो रचना। तो हम देखते हैं पहले मनु भंडारी की। तो जो मनु भंडारी थी इनकी दो रचनाएं थीं, आपका बंटी और दूसरी थी से हार गई। और जो भाषा शैली थी वह सरल, सहज और स्वाभाविक। अब यशपाल की हम बात करते हैं यदि, तो जो यशपाल हैं ये इनकी भाषा शैली सामाजिक एवं राजनीतिक सरलता, सरसता और मधुरता से ओतप्रोत थी। प्रश्न 14वां है शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो जो शहनाई की दुनिया में डुमराव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि जो हमारे मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान थे वो इसी जगह से थे, अर्थात उनके जन्म स्थली है। अथवा संस्कृत मानव और सभ्य मानव में क्या अंतर है। तो जो संस्कृत मानव थे और सभ्य मानव, तो सभ्य मानव जो हैं वो इंसान या आदमी हैं, जबकि जो संस्कृत मानव हैं वे अपनी बुद्धि और योग्यता से कुछ भी करने में सक्षम हैं। प्रश्न 15वां हवलदार साहब कौन सी बात पर भावुक हो उठे। तो हवलदार साहब जो थे, तो जो कैप्टन थे, तो कैप्टन को नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाते देख वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो उठे और वे भावुक हो गए। अथवा भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो जो भगत की पुत्र वधू थी उन्हें अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़ापे का एकमात्र सहारा थी, इसलिए भगत जो थे पुत्र वधू को अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। प्रश्न 16वां है निम्नलिखित मुहावरा का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आग बबूला होना मतलब होता है क्रोधित होना, और दूसरा है फूले न समाना, तो इसका मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना। अथवा दिए गए वाक्यों को पहचान कर उनके सामने वाक्य का प्रकार लिखना है। तो इसमें ये दिए हैं तो इसके वाक्य बनाना है। प्रश्न 17वां है गन्तों को मेहनतकश मजदूरों का शहर क्यों कहा जाता है। अथवा तो आप सभी लोगों ने इन प्रश्नों के बड़े अच्छे तरीके से आंसर दिए हैं। 19वां है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। अथवा ये सब दिए हैं तो यहाँ पर प्लास्टिक के उपयोग के निषेध हेतु आकर्षक और सारगर्भित विज्ञापन बनाकर लिखना था। प्रश्न 21वां है निम्नलिखित अपठित काव्यांश या गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो ये अपठित काव्यांश या गद्यांश है, इससे पढ़कर जो भी प्रश्न पूछा गया था उसके आप लोगों ने बहुत सही आंसर दिए होंगे। अथवा ये गद्यांश है और इसमें ये भी वाले प्रश्न दिए हैं तो इनके आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से प्रश्न दिए होंगे। प्रश्न 12वां है स्थानांतरण प्रमाण पत्र अर्थात TC को प्राप्त करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन या आवेदन लिखना है प्राचार्य के नाम से। अथवा अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी से अवगत कराने हेतु पिता को पत्र लिखिए। तो इसमें है हमें इन विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना था, तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से लिखा होगा।